मिश्री, बेटा ये ले 3,000 रुपये, बाजार जाकर रसोई का सामान ले आना, और ये रहे बाकी के घर खर्च के लिए पैसे। काम वाली और दूध वाले का भी हिसाब चुकता कर देना। हो गया ना तेरा हिसाब किताब फाइनल? कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ माँ जी, कुछ नहीं छूट रहा। आपके जैसी बनिया बुद्धि वाली सास मिल जाए तो कुछ छूट भी कैसे सकता है। माँ जी हिसाब की इतनी पक्की है कि मेरे हाथ में कभी हिसाब से चवन्नी भी फालतू नहीं रख सकती कि कहीं मैं बाजार जाकर 4 आने के बताशे ना खा लूं। अरे बेटा, मिश्री नाम है तेरा मिश्री, लेकिन मजाल है जो तेरे मुंह से कभी कोई मीठी बात निकल जाए। अरे बेटा, जो पूछा है उसका जवाब तो दे दे। मुंह पर ताला लगाकर वहां खड़े हुए आंखें क्या मटका रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मन ही मन हिसाब लगा रही थी, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। ये थी शांति देवी की बहू मिश्री। मिश्री की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में कहने को तो पूरे घर की जिम्मेदारी सास शांति ने मिश्री पर सौंप दी है, लेकिन ये तो सिर्फ दिखाने वाले दांत है। खाने वाले दांतों की कहानी कुछ और है। दरअसल शांति देवी ने घर की चाबियां और बागडोर अभी तक अपनी मुट्ठी में संभाल कर रखी थी। बहू मिश्री के हाथ में वो गिन चुन कर उतने ही रुपया रखती जितने की जरूरत होती, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, जिसके कारण घर खर्च करने के बाद बहू मिश्री का हाथ बिल्कुल खाली हो जाता था। मेरी शादी के तीसरे दिन बड़ा खुश होकर माँ जी ने कहा था, बेटा मिश्री, अब तो आ गई है, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंप कर मैं तो राम नाम भजूंगी। और मैं इतनी बेवकूफ, घर की चाबियां अपने हाथ में लेने के लालच में पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है। माँ जी तो अभी भी इस घर की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठी हुई हैं। दोपहर तक मिश्री घर की रसोई का सारा सामान लेकर वापस लौट आई थी। बाहर चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़े खाने के बाद बेचारी मिश्री की हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। अरे बहू, एक बात बतानी थी तुझे। वो कम्मो चाची है ना, उनका फोन आया था। छोटे के लिए लड़की बता रही है। बस अब तो छोटे की शादी हो जाए तो मैं भी इस घर की चाबियां बहुओं को सौंप कर फ्री हो जाऊं। माँ जी, आपकी ये बात मुझे कतई पसंद नहीं आई। आपने कहा आप चाबी बहू को सौंप कर फ्री होना चाहती हैं। अरे माँ जी, 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मुझे तो चाबियां देखने को भी नहीं मिली है। और छोटी बहू के आने से पहले ही आप उसे चाबियां सौंपने के सपने देखने लगी। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, चाबियों पर पहला हक मेरा हुआ। अपनी छोटी बहू को कैसे शामिल कर लिया आपने इस बात में? अरे भाई, छोटी बहू को आ तो जाने दो, चाबियों का फैसला उसके बाद करेंगे। अभी तो इस चाबी और पूरे घर की मालकिन मैं हूँ। शाम के समय, अखिल बेटा, ये देख तेरी चाची ने लड़की का फोटो भेजा है, तो देख कर पसंद कर ले, फिर उसके आगे बात चलाते हैं। मम्मी, कितनी बार कह दिया आपसे नहीं करनी मुझे शादी। अरे भाई, क्यों नहीं करनी? 30 साल का हो गया तू। मुझे जब शादी करनी होगी मैं बता दूंगा, और आपको लड़की के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लड़की मैंने पसंद कर रखी है। हैं? क्या कहा तूने नालायक? अपनी शादी के लिए खुद लड़की पसंद करके बैठा हुआ है। शर्म नहीं आ रही तुझे इस तरह से बात करते हुए? अरे मम्मी, आप मुझसे मेरी शादी की बात कर रही है, वो ठीक है, और मैंने कह दिया कि मुझे अपनी पसंद की लड़की से बात करनी है, तो वो बेशर्मी हो गई। बेटी की जिद को देखते हुए 2-4 दिन तमाशा करने के बाद अंत में शांति देवी लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे कम से कम वो क्या कहते हैं, बायोडेटा तो मंगवा ले लड़की का, हम भी तो देखे लड़की कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है। अरे मम्मी, उसमें बायोडेटा की क्या जरूरत है? आपको जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं सब जानता हूँ। शिल्पा की उम्र 30 साल है, हम दोनों ने साथ में BBA किया है, उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई है, और अभी वो एक कंपनी में नौकरी करती है। कुछ और जानना है? क्या कहा तूने? तेरी वो शिल्पा 30 साल की है? अरे लड़के, तेरी मत मारी गई है क्या? 30 साल की लड़के को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आएगा तू? तेरी भाभी की शादी को 5 साल हो गया, अभी वो पूरे 30 की भी नहीं है। 2 महीने बाद जन्मदिन आएगा, तब 30 की पूरी होगी, और तू चाह रहा है कि मैं 30 साल की लड़की को बहू बनाकर अपने घर में लेकर आऊं? मम्मी, आप ना बहुत ओवर रिएक्ट करती हो। अगर मेरी उम्र 30 साल हो सकती है, तो मेरी बीवी की उम्र 30 साल की क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है 30 साल का लड़का 18 साल की लड़की के साथ शादी करेगा? माँ जी, अगर देवर जी को वो 30 साल वाली लड़की ही पसंद है शिल्पा, तो वही सही। आपको या मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर लेने दीजिए ना इन्हें अपनी मनमानी। किसी तरह शिल्पा शादी करके शांति के घर आ जाती है। शादी के बाद, देखो छोटी बहू, तुमसे पूरे 5 साल पहले शादी करके मिश्री बहू इस घर में आई थी। इन 5 सालों में इस घर के तौर तरीके, रीति रिवाज सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया है उसने। अब तुम इस घर में नहीं हो,
इसलिए अपनी जेठानी के तजुर्बे की कदर करना और कुछ भी करने से पहले एक बार उसके साथ सलाह मशवरा कर लेना। और वैसे भी कहते हैं ससुराल में जेठानी ही देवरानी की गुरु होती है। गुरु? ठेंगा गुरु? अरे उम्र में तो मुझसे छोटी है, मैं क्यों इन्हें अपना गुरु मानने लगी? और वैसे भी ना तो जेठानी जी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ना ही मेरे जितना कमाती है। सिर्फ 5 साल पहले शादी हो गई तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूं? हाँ, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुंह दिखाई के बाद, अरे भाई छोटी बहू, सबके पांव छू लिए तुमने, अपनी जेठानी जी के भी पैर छुओ। देखो, जिस तरह से सास के पैर छूकर तुमने उनका आशीर्वाद लिया है ना, वैसे ही जेठानी का भी मान सम्मान होता है। और इस परिवार में तुम्हें सास के बाद सबसे ज्यादा अपनी जेठानी को ही मान सम्मान देना है। अरे शिल्पा बेटा, तुमने सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? जेठानी जी उम्र में मुझसे पूरे 6 महीने छोटी है, मुझे उनका पैर छूने की क्या जरूरत है? और वैसे भी पैर तो बड़ों के छुए जाते हैं ना बुआ जी। अरे भाभी, देखो तो सही कैसे पटर पटर जबान चला रही है। अरे भाई, शादी के बाद उम्र नहीं रिश्ते मायने रखते हैं। तुम्हारी जेठानी बेशक उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन रिश्ते में तो तुमसे बड़ी है। कम से कम रिश्ते का सम्मान करोगी कि नहीं? बुआ जी की बात सुनकर देवरानी शिल्पा बेमन से जेठानी के पैर छूने लगती है। रहने दो शिल्पा, वैसे भी ऐसे बेमन से पैर छूने का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बात भी ठीक है, तुम उम्र में मुझसे छोटी थोड़ी ना हो जो मेरे पांव छूओगी। इतना कहकर मिश्री वहां से उठकर चली जाती है। शांति समझ गई थी कि दोनों बहू के बीच में अघोषित युद्ध छिड़ चुका है। देवरानी को शादी करके आए कुछ दिन बीत गए थे। फिर एक दिन, माँ जी, अब इस घर में 2 बहुएं आ गई हैं। उसके बाद भी घर का हिसाब किताब, रुपया पैसा, सबकी जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है। अब आपकी उम्र कहाँ बची है इतनी चिंता और टेंशन लेने की? हाँ, आप ऐसा करिए, घर की सारी जिम्मेदारी, तिजोरी की चाबियां सब मुझे सौंप दीजिए। वैसे भी मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। देखा माँ जी इसकी हिम्मत। अरे शादी करके आए 6 महीना हुआ नहीं और इसे तिजोरी की चाबियां चाहिए। मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने तो आज तक तिजोरियों के बारे में बात भी नहीं की। देखिए जेठानी जी, तभी तो कहते हैं शादी पहले हो जाने से कुछ नहीं होता। अब मैं उम्र में आपसे बड़ी हूं तो समझदारी भी मुझ में ही ज्यादा होगी ना। अब आपके अंदर माँ जी से चाबियां लेकर घर चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दोनों बहुओं को चाबियों के लिए लड़ता देख सास शांति देवी फिलहाल इस बात को यहीं टाल देती है। शांति अपनी बड़ी बहू से अकेले में कहती है, देखो बड़ी बहू, इस छोटी बहू को ना बहुत शौक है खुद को बड़ा साबित करने का। उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि चाहे उम्र में वो तुम्हारे बराबर है, लेकिन अनुभव में तुम उससे बड़ी हो। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बड़ी बहू, सब समझ जाओगी। मेरे अनुभव और समझ पर भरोसा है ना तुम्हें? हाँ माँ जी, भरोसा क्यों नहीं होगा। तो अब तुम देखती जाओ, बस इतना ख्याल रखना कि मैं जो करूं उसके बीच में विरोध मत करना। बड़ी बहू मिश्री समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सासू माँ क्या करने वाली है, लेकिन वो वादा कर चुकी थी, इसलिए चुपचाप सास के फरमान का इंतजार करने लगती है। अगले दिन, छोटी बहू, हमने बहुत सोचा और फिर हमें भी लगा कि बात तो तुम्हारी सही है। उम्र में तो तुम बड़ी बहू से बड़ी हो, इस नाते घर की चाबियों पर पहला अधिकार तुम्हारा ही हुआ। और फिर तुमने ये बताया ना, तुम्हारे पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है, बड़ी बहू से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तो ये सारी बातों को सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही योग्य हो। सास की बात सुनकर छोटी बहू शिल्पा तो फूलकर कुप्पा हो गई। छोटी बहू, आज से घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। घर की पूरी जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ तिजोरी की चाबियां नहीं होता है। आज से घर में कब क्या होगा, कौन कहाँ आएगा जाएगा, घर के सारे नियम कानून सब तुम्हारे हवाले। अब देखना यह है कि तुम इस घर को कैसे चलाती हो। छोटी बहू को अब ऐसा लग रहा था कि उसने 5 साल पुराने कैंडिडेट यानी कि अपनी जेठानी को हराकर खुद कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। जीत वाली फीलिंग से शिल्पी बड़ी खुश नजर आ रही थी। छोटी बहू, ये लो, ये घर खर्च के पास है। अभी 1 महीने तक जैसे नौकरी के समय ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, वैसे ही तुम्हारा ससुराल में ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अगर 1 महीना तुमने परिवार को अच्छे से चला दिया तो समझो ये चाबियां तुम्हारी। अगले दिन सासू माँ के दिए हुए रुपयों से छोटी बहू घर का बजट बनाने लगती है। इतना बड़ा परिवार है, 3 लीटर से कम दूध तो आएगा तो काम नहीं चल पाएगा। 7,000 तो दूध का हो गया, कम से कम 7,000 राशन के लिए चाहिए होंगे।
जेठानी जी के बेटे की फीस का, बस का किराया, बाबूजी की दवाई, बाकी के तमाम खर्च मिलाकर मैं माँ जी के दिए बजट से कम में ही घर चलाकर दिखाऊंगी। तभी तो पता चलेगा उन्हें कि उनकी छोटी बहू कितनी गुणी है। छोटी बहू ने घर के सारे खर्चों के लिए बजट तैयार कर लिया था और वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, क्योंकि रुपए पैसों का सारा काम छोटी बहू देख रही थी। इसलिए उसने हफ्ते भर में खाने पीने का भी एक टाइम टेबल सेट कर लिया था। सब्जी, फल, मेवे, बादाम सब बजट की चिंता के बिना वो अपने टाइम टेबल के अनुसार ऑर्डर करती और उसी के अनुसार खाना बनाती। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि सब दिखने में जितना आसान लगता है ना, उतना आसान होता नहीं है। महीना शुरू होता है और अभी 4 दिन बीते थे कि 5वें दिन अचानक से सासू माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे बेटा, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है, चक्कर आ रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं उन्हें अस्पताल लेकर भागती हैं। डॉक्टर का कंसल्टेशन, दवाइयां सब मिलाकर 2000 का खर्चा हो गया था। घर के गिने चुने खर्चों के अलावा कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती तो कभी किसी को चप्पल, जूते या कपड़े की जरूरत पड़ जाती, जिसके कारण खर्च अचानक से बढ़ जाता। छोटे बहू, तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, आज तुम जाकर बाजार से उनके लिए एक साड़ी लेते आना और आज खाने में भी ना कुछ स्पेशल बना लेना। हमारे यहाँ बहन बेटियों को ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करते, खूब अच्छे से आदर सत्कार करते हैं उनका। कहने को तो महीने में बस गिना चुना ही खर्च है, लेकिन ये गुमनाम खर्चों की तो लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बुआ जी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी तो मेरा पूरा बजट बिगड़ जाएगा, और वैसे भी अभी सिर्फ 20 तारीख है, मेरा हाथ तो पूरी तरह से खाली हो गया है। ऐसा करती हूँ, शगुनी तो करना है तो सस्ती सी साड़ी ले आती हूँ। माँ जी ने ऐसा तो नहीं कहा बुआ जी के लिए कांजीवरम साड़ी लेकर आना। छोटी बहू चुपचाप बाजार जाती है और 500 की सस्ती सी साड़ी लाकर रख देती है। शिल्पा, मम्मी जी ने कहा था बुआ जी के लिए कुछ स्पेशल बनाना, तुमने कुछ मंगवाया है क्या? भाभी स्पेशल बनाएंगे ना, ऐसा करते हैं दम आलू, जीरा राइस, पूड़ियां और आलू गोभी की सब्जी बना लेते हैं। देवरानी की बात सुनकर जेठानी हाँ में गर्दन हिला देती है और फिर दोनों बहुएं मिलकर बुआ जी के लिए स्पेशल लंच तैयार कर लेती हैं। छोटी बहू, बड़ी बहू, चाय नाश्ता हो गया बेटा, बुआ जी का खाना लगा दो। हाँ, आइए जी, बहू ने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है, आज दिल खुश हो जाएगा आपका। और सही बताओ तो मैंने तो सारी जिम्मेदारी अब छोटी बहू के ऊपर सौंप कर घर की जिम्मेदारियों से संन्यास ले लिया है। अब आप बताइए बहू के राज में कैसा महसूस हो रहा है आपको? दोनों ननद भाभी अभी बातें कर रही थी, तभी दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा देती हैं। बुआ जी चुपचाप खाना खत्म करती है। कुछ देर बाद, भाभी अब मैं चलूंगी, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना समझ में आ गया है भाभी की अभी भाई भाभी का राज खत्म हो गया, अब तो आपके यहाँ आने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ेगा। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये घर हमेशा आपका ही रहेगा, ऐसी बात आपने मन में भी क्यों लाई? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही कह दिया। बुआ जी विदाई लेकर चली गई। बुआ जी के जाने के बाद, छोटी बहू जरा बाहर आओ, एक बात बताओ, तुम्हारी बुआ जी आने वाली है और उनकी खातिरदारी कैसे करनी है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि नहीं? बताई थी ना माँ जी, जैसे आपने बताया वैसे तो मैंने तैयारी कर दी थी। अरे छोटी बहू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमारे यहाँ बहन बेटियों का इस तरह से सत्कार नहीं किया जाता। अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर एक पनीर की सब्जी बना देती तुम? घर के आए मेहमान के सामने तुमने परोसा भी तो क्या आलू? अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम बोलो कि सास ताने मार रही है। अरे तुम्हारे मायके में कोई मेहमान आता था तो क्या आलू परोस कर उनका स्वागत किया जाता था? खुद तो तुम 5000 वाली डिजाइनर साड़ियां पहनती हो, बुआ जी को देने के लिए तुम ऐसी साड़ी लेकर आई जो आजकल के जमाने में काम वालियां भी पहनना पसंद नहीं करती। अरे मेरी ननद की क्या बस इतनी हैसियत थी कि तुम एक ढंग की साड़ी भी नहीं ला सकी उनके लिए? अभी तो इस घर की सत्ता को छोड़े मुझे 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो क्या ना, घर खर्च के आपने जितने भी पैसे मुझे दिए थे वो सारे खर्च हो गए। मेरे पास बस कुछ गिने चुने रुपए बचे थे और उन पैसों से जो हो सकता था मैंने उतना कर दिया। क्या कहा तुमने? सारे पैसे खर्च हो गए बहू? ऐसे कहाँ खर्च कर दिया? पूरे महीने का बजट तुमने? इतने ही पैसों में सालों से घर चला रही हूं मैं। सास की बात सुनकर छोटी बहू बजट की कॉपी लेकर सास के पास आकर बैठती है और उसे महीने भर का हिसाब दिखाने लगती है। ये लो, अरे भाई कौन कह रहा है तुमसे कि ये बेमौसम के फल और सब्जियां खाने के लिए? 4 गुना दाम में सब्जियां खरीद खरीद कर लाओगी तो बजट का तो बाजा बजना ही था।
अब ये गर्मियों के मौसम में गोभी और मटर खाना किसने बताया? इतना तो कॉमन सेंस लगाओ छोटी बहू। गर्मियों में लौकी, भिंडी, तोरी सस्ते मिलते हैं और फायदेमंद भी वही होते हैं। और ये क्या हफ्ते में 3 दिन गोभी और मटर बना रही हो? ऐसे ही आम का सीजन है तो आम छोड़कर 200 रुपए किलो का सेब खिला रही हो बच्चों को। और ये विदेशी फल, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, अरे भाई क्या जरूरत है इनकी? हमारे देश में जो फल उगते हैं ना, उनमें पोषण की कोई कमी नहीं रहती। बजट संभाल कर चलना पड़ता है छोटी बहू। हाथ में पैसा आ जाने से मालकिन नहीं बन जाते। उन पैसों को खर्च करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तुम्हारी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, दुनियादारी की समझ अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। बुरा मत मानना, लेकिन इतने सालों से घर बेशक मेरे इशारे पर चल रहा था, लेकिन उसमें मेहनत बड़ी बहू की थी। बड़ी बहू हमेशा फल और सब्जियां खुद मार्केट जाकर अपने हाथ से खरीद कर लाती थी। मंडी से सब्जी फल खरीदो तो दाम में अच्छा खासा अंतर होता है, और जब खुद बाजार जाओ ना तो मौसमी फल और कोल्ड स्टोरेज में मिलने वाले फल और सब्जियों के दाम में भी अंतर समझ में आता है। और बात आज सिर्फ बुआ जी की विदाई की नहीं है। अभी पिछले हफ्ते शुक्ला जी के यहाँ शादी का फंक्शन था। वहां पर लिफाफे में कितने रुपए का शगुन डाला तुमने? सास की शगुन वाली बात सुनकर छोटी बहू हकलाने लगती है। वो मम्मी जी, अपने बजट को देखकर काम करना चाहिए, आपने यही समझाया था ना। तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बच रहे थे तो मैंने लिफाफे में 501 रुपए डालकर दे दिया। छोटी बहू, तुम्हें घर चलाने के लिए दे देंगे ना तो तुम तो समाज में नाक कटवा के रख दोगी हमारी। तुम्हारे पापा जी ने बताया था ना कि उनके यहाँ शगुन में 2100 डालने हैं। वो तो अच्छा हुआ, देने से पहले तुम्हारे पापा जी ने लिफाफा खोल कर देख लिया था और उन्हें पता चल गया कि तुमने शगुन में सिर्फ 500 डाले। मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उस समय मैंने कुछ कहा नहीं। क्या अब ऐसी छोटी हरकतें करके तुम पैसे बचाओगी? है हो सकता है ऐसी छोटी हरकतें करके 4 पैसे बचा भी लो, लेकिन पैसे इज्जत से बढ़कर नहीं होते बेटा। मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली मैंने जितनी खुशी खुशी घर की चाबियां आपसे ली थी ना, घर संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर आने के बाद मैंने महसूस किया कि शायद मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। घर, रिश्तेदार, परिवार, सबकी सेहत, डॉक्टर के खर्च, इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना मेरे बस का नहीं है। ये तो मैं पहले से जानती थी छोटी बहू कि इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा घमंड था ना कि तुम अपनी जेठानी से उम्र में ही नहीं अनुभव में भी बड़ी हो, बस तुम्हारे इसी घमंड को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें ये चाबी सौंपी थी। सास की बात सुनकर छोटी बहू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो जाकर अपनी जेठानी के पैर छूती है और चाबी उनके हाथ में थमा देती है। मुझे समझ में आ गया भाभी कि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, अनुभव के आधार पर मिलनी चाहिए। आपकी शादी मुझसे 5 साल पहले हुई है। आपको इस घर को संभालने का अनुभव मुझसे ज्यादा है, इसलिए इन चाबियों पर आपका अधिकार है और आज से मैं दिल से आपको बड़े होने का सम्मान देती हूँ। आप मेरी जेठानी हैं और अब से मैं हमेशा आपके पैर भी छूंगी और हर छोटे बड़े मुद्दे पर आपकी सलाह भी लूंगी। और इस तरह सास शांति की समझदारी से परिवार की शांति और एकता हमेशा बनी रहती है। नीलम अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जिसमें उसकी बहू सौम्या, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा वरुण रहते थे। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीलम वरुण की शादी की बात छेड़ती है। राजीव, मैं क्या सोच रही थी कि अब वरुण की अच्छी नौकरी भी लग गई है, वो अच्छा कमाता है, तेरी शादी हो रखी है, साथ ही अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रही हो? अरे इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वरुण की शादी समय से हो जाए। देख वरुण, मैंने एक लड़की देखी है, पूजा नाम है उसका। लड़की बहुत अच्छी है, एक बार तू भी देख ले, तुझे पसंद आ जाएगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। देवर जी, आप वो चीज शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर लड़की अच्छी हो तो हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है। लेकिन भाभी, अभी हमारा घर भी नहीं है, अगर मैं शादी करता हूँ तो। अरे तो क्या, और घर में दिक्कत क्या है जो तू शादी के लिए मना कर रहा है? टॉयलेट भैया, बाथरूम। हमारे घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो भी आएगी उसको टॉयलेट की दिक्कत का सामना करना पड़े, जैसे भाभी करती हैं। वरुण की ऐसी बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी सौम्या अपने देवर से कहती है, देवर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और आपकी वाइफ को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी, माँ, भैया,
वैसे तो मैं यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन आप लोग के यहीं पर रहने की जिद कर रहे हैं। जहाँ तूने अपना बचपन गुजारा है तो वहां से जाना चाहता है छोटे? भैया ये जगह सही नहीं है, यहाँ का माहौल और भी बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बस अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कमरे में एक टॉयलेट बनवाऊंगा और इस चीज के लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे भैया। माँ, अब लड़की को शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर को घर रहने दो, सरकारी शौचालय मत बनाओ, एक टॉयलेट बहुत है। तो ठीक है, जब तक इस घर में टॉयलेट नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अरे वरुण, जिद पर मत अड़ जा। इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर में नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कमरे में तो बनेगा ना टॉयलेट। अब तो मेरे कमरे में बना कर रहूंगा। दोनों भाइयों की लड़ाई देख नीलम राजीव को ही समझाती है। अरे राजीव मान जाना, क्यों इस घर में बहस कर रहे हो तुम दोनों? नीलम की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता। नीलम वरुण की बात मान जाती है और इस तरह वरुण शादी के लिए मान जाता है और अपने कमरे में टॉयलेट भी बनवा लेता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब वरुण और पूजा की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर को काफी अच्छे से संभालती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सौम्या अपने कमरे में लेटी अपना फोन चला रही थी। तभी उसकी दीवार से कुछ रेत उसके फोन और सर पर गिरती है। हाँ? मेरे कमरे में ये रेत कहाँ से गिर रही है? सौम्या पलटकर देखती है तो अपनी दीवार पर सीलन देखती है। सीलन की वजह से ही उसकी दीवार की परत टूटकर उसके ऊपर गिरी थी। ये सीलन कहाँ से आ रही है? आज से पहले तो सीलन कभी नहीं आई। सौम्या उस सीलन की शुरुआत देखती है और वो देखती है कि सीलन ऊपर छत से आ रही है और उसके ऊपर वाला कमरा उसके देवर का था। ये सीलन तो देवर जी के कमरे से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी का टॉयलेट लीक हो रहा है? जो भी है, एक बार ऊपर जाकर पूजा से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर सौम्या पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा से बात करती है। पूजा, तुम्हारा टॉयलेट लीक हो रहा है क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, पता नहीं कैसे टॉयलेट का नल टपक रहा है, जिस वजह से पूरा टॉयलेट गिला है। मैंने वरुण जी को कहा है शाम को वो प्लम्बर साथ में लेकर आएंगे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा बाथरूम? क्योंकि मेरे कमरे में सीलन आ रही है और ये सीलन तुम्हारे टॉयलेट की तरफ से आ रही है, इसीलिए तो तुमसे बात करने आ गई। वैसे वरुण को बोल देना समय से ठीक करवा दे। अगर ये सीलन बढ़ती गई तो तुम्हारे जेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि जब वरुण टॉयलेट की जिद कर रहा था तब इस घर में पहले भी एक बार बहस हो रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वरुण को बोलकर सब ठीक करवा दूंगी। पूजा और सौम्या अब अपनी सास के पास जाते हैं और अपना समय अपनी सास के साथ बिताते हैं। देर शाम जब राजीव घर आता है तो उसकी नजर कमरे में आई हुई सीलन पर पड़ जाती है। सौम्या कहाँ? अंदर तो आना जरा। राजीव की ऐसे गुस्से वाली आवाज सुनकर तुरंत सौम्या अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सीलन कहाँ से आ रही है? न तो बारिश हुई है, न हमारा छत टपकता है, तो फिर ये सीलन कैसे? अब वो पूजा का टॉयलेट लीक कर रहा है। पूजा ने कहा है कि आज शाम ठीक हो जाएगा। राजीव सौम्या की बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप चेंज करने चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राजीव के कमरे में सीलन तो बढ़ती जा रही थी। ये देख राजीव अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो सीधा वरुण के पास जाता है। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए ना। ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राजीव वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और अपने कमरे की सीलन दिखाते हुए कहता है, ये सीलन देख रहा है? अरे तेरे टॉयलेट ने मेरे कमरे की धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। बहुत दिनों से शांत हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तू बता, इसका क्या करना चाहिए? लेकिन मैंने तो नल ठीक करवा दिया है, उसके बाद भी सीलन। अरे कमरे के अंदर टॉयलेट बनवाएगा तो क्या होगा? खुद तो आराम से रह रहा है। जिसको दिक्कत हो रही है उसी को पता है कि वो अपना काम कैसे करता है। अरे अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन ये दीवार झड़कर नीचे गिर गई। अब बता मैं क्या करूं? अरे भैया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगर आपको काम करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। हॉल है, माँ का कमरा है, मेरा कमरा है। मुझे जगह जगह जाकर अपना काम करने की आदत नहीं है। मुझसे मेरे ही कमरे में काम होता है। राजीव की ऐसी बात सुनकर वरुण राजीव की बात को इग्नोर करता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वरुण टॉयलेट में जाकर ये चेक करता है कि आखिर सीलन आ कहां से रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता।
समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब नीलम के दोनों बेटों के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी थी। इन लड़ाई को देखकर घर की औरतें भी काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राजीव और वरुण के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने अक्सर सास, बहू, देवरानी, जेठानी में ऐसी लड़ाइयाँ होती देखी है, लेकिन मैं पहली बार इनके बीच में देख रही हूँ। हमें इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें इस घर में शांति चाहिए तो हमें इनका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इन सबको मैं क्या करूं जो ये दोनों इस तरह लड़ना बंद कर दे। आइडिया माँ जी। दीदी, मैं इन दोनों की लड़ाई में कूद रही हूँ, बीच में आप दोनों अपनी अपनी राय देना, ठीक है? इतना बोलकर पूजा उन दोनों की लड़ाई में घुस जाती है। भैया, आप वरुण पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे जब पहले सिलन हुई थी तो इन्होंने ठीक करवा तो दी थी, उसके बाद भी आप इन्हीं बोल रहे हैं। देखो पूजा, हम दोनों भाइयों के बीच में तुम बताओ, समझी? ऐसे कैसे ना हो? अरे आप मेरे पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अगर नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन अपनी हरकत सुधार लो, समझी? तुम लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। इस तरह घर में सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तभी बीच में नीलम कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों, जब देखो लड़ते रहते हो। हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन कोई भी तुम लोगों के जैसे नहीं लड़ता। अरे टॉयलेट ना हुआ, जान की आफत आन पड़ी है। वरुण, तेरे बाथरूम की वजह से राजीव के कमरे में सीलन आ गई है, इसलिए उसके कमरे को ठीक करवाने का काम भी तेरा है, और साथ ही तुझे अपना टॉयलेट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कोई भी बहाना लेकर लड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम के गुस्से के आगे सब चुप हो जाते हैं और होता भी कुछ वैसा ही है जैसा नीलम कहती है। और इस तरह अब सब शांत हो जाता है। वरुण भी अब अपने भाई का कमरा ठीक करवा देता है और अपने टॉयलेट को मेंटेन करने लगता है। इस तरह फिर कभी उन भाइयों में लड़ाई नहीं होती और आखिरकार पूजा का आइडिया काम आ ही जाता है, जिसके बाद अब सब सुकून से रहते हैं। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है, पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं,
हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी। बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है। यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं। मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं। विद्या के 2 बेटे हैं, दीपक और ईशान। दीपक बड़ा बेटा है, अपने पापा का बिजनेस संभालता है, जबकि ईशान अभी अभी काम सीख रहा है। अरे तुम दोनों इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो?
वो माँ, आज कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है, बस उसी के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों को इस तरह काम करते देख मुझे सच में बहुत गर्व महसूस होता है। मैं जानती हूँ अगले साल तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम दोनों के लिए बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल होगा। मैं तो अभी अभी काम सीख रहा हूँ माँ, लेकिन भैया ने तो कंपनी को बहुत पहले से संभाला है। हाँ, दीपक, इस घर के बड़े बेटे होने का फर्ज तूने बखूबी निभाया है। अब बस मेरी यही इच्छा है कि तू भी शादी करके सेटल हो जाए। अरे माँ, आप भी कहाँ इन बातों को आज ले आई है बीच में। माँ ठीक तो कह रही है भैया, आपकी शादी होगी तभी तो मेरी होगी ना। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। एक काम करो माँ, इसकी शादी पहले करवा दो। कुछ भी। देखिए माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, हम चलते हैं। चल छोटे, शादी करनी है ना तुझे, चल। भैया। विद्या शर्मा का छोटा सा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ समय पहले ही विद्या के पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब से सारा कारोबार दीपक ही संभाल रहा था। विद्या को अब चिंता थी तो बस अपने बड़े बेटे की शादी की, जो इस साल 28 का होने वाला था। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने विवेक की शादी जल्दी करवा दी। अब मैं भी दीपक के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख रही हूँ। अरे हमारे दीपक को तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाएगी। दीपक कितना होशियार है, देखने में भी तो हीरो लगता है। कोई भी लड़की हमारे दीपक को क्यों ना कहेगी। आपकी बात तो सही है दीदी। दीपक के पापा के जाने के बाद वो सिर्फ काम में मशगूल रहता है। उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाएगी तो उसका जीवन भी संवर जाएगा। मैं बात करती हूँ कुछ लोगों से, हमारे दीपक के लिए अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। जहाँ विद्या दीपक के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रही थी, वहीं दीपक को पहले से ही उसकी कंपनी में काम कर रही विनीता से प्यार हो गया था, जिस बारे में उसने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की थी। तुमने अभी तक बात नहीं की अपने घर में हमारे बारे में? अरे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ माँ से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कैसे कहूँ से क्या मतलब है? मेरा मतलब है पापा की मौत को अभी 1 साल ही हुआ है। माँ को तो यही लगता है कि मैं सिर्फ काम ही करता हूँ यहाँ। अगर उनसे कहूँगा तो कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी। देखो दीपक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुमने इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है तो हमने कुछ गलत नहीं किया, और हम बड़ों के आशीर्वाद से ही तो शादी करना चाहते हैं। इसमें बुरी क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे माँ से ये बात कहने में संकोच हो रहा है। अगर तुम यही चाहते हो तो हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा रिश्ता हम आज ही ख़त्म कर देते। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी की बात करो ना अपनी माँ से। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए किसी और लड़की को पसंद कर ले। ठीक है, आज शाम को हम दोनों माँ के पास जाएंगे और हमारी शादी की बात करेंगे। सच? हाँ सच। दीपक और विनीता शाम को घर आते हैं अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पहले से ही कोई दूसरी लड़की वाले दीपक को देखने आ चुके थे। विनीता और दीपक को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा उनके साथ। ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं पता विनीता। ये लीजिए, दीपक भी आ गया है। आजा दीपक, वहाँ दरवाजे पर क्या कर रहा है? जी। ये लड़की कौन है तेरे साथ? वो माँ मेरी कंपनी में काम करती है। अच्छा, चल ठीक है, आजा। देख, हीर के घर वाले तुझे देखने आए हैं। माँ ये कौन है? अरे ये हीर है, तेरी मौसी जी की सहेली की बेटी। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। तुम दोनों बात कर लो, फिर तुम्हारा रोका भी कर देते हैं। रोका? लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या दीपक, तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी है, और मुझे तो हीर बड़ी पसंद आई है। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। मुझे नहीं लगता आज मेरा यहाँ रहना सही रहेगा। अरे विनीता मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे वहाँ क्या कर रहा है खड़े खड़े? विनीता 1 मिनट रुको। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे ऑफिस की बात है, ऑफिस में कर लेना बेटा। माँ मैं विनीता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे यही बात करने आया था। मुझे नहीं पता था कि आपने इन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। शादी की बात करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लिया होता बहन जी। आपने हमारा समय भी बर्बाद कर दिया। चलो उठो यहाँ से।
आए हुए लड़की वाले विद्या को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, जिससे विद्या को काफी बुरा लगता है। अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कितनी बार तेरी शादी की बात की है, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। माँ, मैं डर गया था। मुझे लगा आप पहले ही पापा की मौत से दुखी हैं। ऐसे में आपको कैसे बताता कि मैं ऑफिस में ही किसी से प्यार करता हूँ। अगर तू पहले बता देता तो इस तरह मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं विनीता के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। आंटी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अब जो हो गया सो हो गया, आगे तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो तुम। माँ, ऐसा मत कहो। हम दोनों आपके आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। प्लीज आंटी जी, अब नाराज मत होइए। दीपक और विनीता के मनाने पर विद्या का गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन दीपक और विनीता को पता था कि उनकी इस हरकत ने विद्या को बहुत दुख पहुंचाया है, जिससे अभी भी विद्या ने उन्हें पूरी तरह से माफ नहीं किया था। माँ, अपने कारीगर को बुलवाया था, आपको कुछ बनवाना था क्या घर में? हाँ, मैंने सोचा तेरी शादी से पहले घर को नया रंग करवा देते हैं, और मुझे रसोई भी फिर से बनवानी थी। फिर से? लेकिन क्यों माँ, रसोई तो अच्छी है। हाँ, मुझे उसमें कुछ बदलाव करना है। क्यों नहीं करवा सकती हूँ क्या? अरे माँ, मैं तो बस पूछ रहा था, आपका घर है, आप कुछ भी करवा सकती हैं। मैं आज ही कारीगरों को काम पर लगवा देता हूँ। वैसे तो दीपक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से पूछ सके कि आखिर वो रसोई में क्या बनवा रही है, क्योंकि आजकल दीपक और विनीता की बात के बाद से दीपक विद्या को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना, आखिर वो हमारी शादी के पहले रसोई में क्या बनवा रही हैं? कहीं ऐसा ना हो दीपक की शादी के बाद वो मुझे कोई बड़ा झटका दे दे। देखो, अभी तो मैं माँ से कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। पहले ही मैं उन्हें बहुत नाराज कर चुका हूँ, और अब तुम्हें शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा कि वो रसोई के अंदर क्या बना रही हैं। हे भगवान, अब मेरी नैया आपके हाथ में है, संभाल लेना मेरी होने वाली सासू माँ से। दीपक और विनीता की शादी के पहले सारे घर का रंग और रसोई का काम खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों की शादी भी विद्या ने जल्दी ही करवा दी। लेकिन रसोई के अंदर आखिर बनवाया क्या गया था, इसका राज अभी तक खुल नहीं पाया था। तुमने अभी तक नहीं पूछा? अरे पूछ कर भी क्या करूं, अभी तो तुम इस घर की बहू हो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम वैसे भी रसोई में जाओगी ना तो खुद ही पता लगा लेना कि आखिर माँ ने ऐसा क्या बनाया है रसोई में। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, अब तो मैं खुद ही जा सकती हूँ रसोई में। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो कब से? नहीं माँ जी, मैं बस वो सोच रही थी कि आज पहली बार मैं आप सबके लिए क्या बनाऊं। सबसे पहले मीठा बनाना, उसके बाद सबके लिए खाना बना देना। हमारे घर में सबसे पहले बहू मीठा ही बनाती है रसोई में। जी माँ जी, ठीक है, तो मैं जाऊं रसोई में? हाँ, रसोई में जाए बिना कैसे बनाओगी खाना? जी वो तो है। विनीता रसोई में आती है और देखती है रसोई तो काफ़ी साफ सुथरी थी, लेकिन ऐसा नया तो उसमें कुछ नहीं था। अजीब बात है, मुझे तो कुछ नया नहीं लग रहा। ऐसा क्या बनवाया होगा माँ जी ने? क्या हुआ? शुरू करो खाना बनाना। जी, सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ सब्जी बनाने के लिए। हाँ, तो रसोई में जाओ और वहाँ काट लो प्याज। रसोई में जाऊँ? लेकिन मैं तो रसोई में ही हूँ ना माँ जी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। यहाँ एक और रसोई है, जहाँ तुम्हें कुछ भी काटना हो, सामान लेना हो, फल काटने हो तो तुम यहाँ काट सकती हो। अगर तुम्हें कुछ बनाना हो तो तुम इस रसोई में आ सकती हो। क्या? रसोई के अंदर रसोई? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं माँ जी, आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है, मैं काट देती हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं सब्जी काट देती हूँ, लाओ। नहीं माँ जी, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ आपको सफाई बहुत पसंद है ना, तभी आपने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं इस रसोई को खराब ना करूँ। मुझे सफाई पसंद है, लेकिन मैं माँ, आपसे मिलने कोई आया है। मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी, आप जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी यहाँ। विनीता ने कह तो दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। उसे कभी चीज़ें लेने उस रसोई में जाना पड़ता तो कभी इस रसोई में आना पड़ता। सब्जी काटती तो वहाँ पर, कभी यहाँ आकर उसे बनाने में लग जाती। इससे रसोई बनाने में वक्त भी ज़्यादा लग रहा था और उसके पैर भी बहुत ज़्यादा थक रहे थे। पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों किया है। लगता है वो मुझसे अभी भी नाराज़ है, इसीलिए वो मेरी परीक्षा ले रही हैं कि मैं रसोई को साफ रख सकती हूँ या नहीं।
लेकिन ये तो गलत है ना। तुम कहो तो मैं माँ से बात करता हूँ। देखो तो तुम आज कितनी थक गई हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना माँ से, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने आते ही तुम्हारे कान भरने शुरू कर दिए। अरे लेकिन तुम ये रोज़ इस तरह कैसे काम कर पाओगी? आज पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। एक बार आदत हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। विनीता पूरी कोशिश कर रही थी कि वो विद्या को खुश कर सके और उसकी नाराजगी को दूर कर सके। माँ जी, आज क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। आज दीपक की मौसी जी आ रही है खाने पर अपनी बहू के साथ, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज सब कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जीजी को पनीर की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है, तो आज वही बनाते हैं। मैं आटा गूंथ देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों करेंगी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। विनीता के पास आज मौका था कि वो मौसी जी और अपनी सास को खुश कर सके, इसलिए उसने बहुत कुछ बनाने का सोच लिया था। लेकिन रसोई के अंदर रसोई होने से उसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होना पड़ रहा था। तेरी बहू भी गजब है विद्या, कब से देख रही हूँ अंदर से बाहर बाहर से अंदर हो रही है। कुछ काम भी करती है कि नहीं? मौसी ऐसा नहीं है, भाभी बहुत काम करती हैं, सुबह से आपके लिए खाना बनाने में ही लगी हैं। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी है काम करने में, जब देखो यहाँ वहाँ हो रही है। नियति भाभी, माँ ने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जहाँ काटने का काम एक तरफ होता है और बनाना दूसरी तरफ, इसीलिए विनीता को यहाँ से वहाँ होना पड़ रहा है। रसोई के अंदर रसोई? विद्या, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे तेरी बहू पसंद नहीं? मुझे तो लगता है विद्या मौसी जी ने जानबूझकर रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जिससे विनीता का चेहरा उन्हें बार बार देखना न पड़े। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे भी लगता है कि माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ईशान, होता है ऐसा। अब दीपक और विनीता ने तेरी माँ का इतना दिल दुखाया, उनकी बेइज्जती करवा दी लड़की वालों के सामने, तो विनीता का नापसंद करना तो बनता है, क्यों विद्या? और मुझे लगता है विनीता को रसोई को साफ करना नहीं आता होगा, इसलिए विद्या ने ये किया है। बस जीजी, आप मेरी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहेंगी। हाँ, मैंने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं विनीता से नाराज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि वहाँ बैठकर मैं उसे आधा काम करके दे सकूँ। मैं वहाँ सब्जी काट कर दे सकूँ, उसे आटा गूंथ कर दे सकूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरी सास रसोई में मेरे सर पे चढ़ कर खड़ी हो जाया करती थी। तब मुझे उनके सामने काम करने में बड़ी झिझक होती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि विनीता के साथ कुछ ऐसा हो। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ उसे आधा काम करके दे दूंगी, तो वो दीपक के साथ फिर ऑफिस भी जा सकेगी। वो अपना करियर क्यों छोड़े सिर्फ रसोई संभालने के लिए? मौसी जी, खाना तैयार है, आइए। मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी, पराठा, रायता, मीठी खीर और समोसे भी बनाए हैं, आइए ना। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। तुम्हें पता है दीपक, माँ जी ने सब्जी काट दी थी, आटा भी गूंथ दिया था, आलू भी उबाल कर रख दिए थे। रसोई के अंदर रसोई है ना, उससे मेरा बहुत काम आसान हो गया। थैंक यू माँ जी। तुम्हारा इस घर में दिल से स्वागत है विनीता। अभी भी किसी को कुछ पूछना है रसोई के अंदर रसोई के बारे में? अरे मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और उसकी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलो ना, अब सब खाना खाते हैं। हाँ हाँ, नियति भाभी कहाँ इतना अच्छा खाना बनाती होंगी, है ना मौसी जी? क्या? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहानी है कालिंदी की। कालिंदी सुगंधा की इकलौती बेटी है। बचपन से ही सभी ने उसे बहुत प्यार किया था, पर अब मामला बदल रहा था। कालिंदी के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और उसकी भाभियों को अब वो फूटे आंख नहीं भा रही थी। बस यही तो रह गया है लाइफ में। ननद को खाना दो, उनके कपड़े धो, उसकी किताब सजा कर रखो और वो महारानी जिंदगी के मजे लेगी। और मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। पता नहीं मैं क्यों पिस रही हूँ। एक तो जॉइंट फैमिली का घर, उसमें ननद को भी झेलो। भाभी, अगर आपने मुझे सगाई के वक्त जरा से भी हिंट दी होती कि यहाँ ननद को सर पर बिठा कर रखना पड़ता है, तो मैं कभी इस घर में ब्याह करना आती। अरे मैं तो मना करना ही चाहती थी स्नेहा, पर मम्मी जी वहीं थी ना, और अगर करण जी को पता चल जाता कि मैं उनके छोटे भाई की शादी में ना करा रही हूँ, तो वो तो मुझे मेरे मायके ही भेज देते। तभी बाहर से आवाज आती है, नाश्ता तैयार हो गया हो तो लगा दो, फिर हम दोनों दुकान के लिए निकलेंगे। ये लो, आ गया बुलावा।
नैना और स्नेहा बाहर सभी के लिए नाश्ता लगाती हैं। कालिंदी बेटा, तू तो कुछ खा ही नहीं रही, क्या बात है? रहने दीजिए ना मम्मी जी, आजकल के बच्चों का यही है, डाइटिंग कर रही होगी दीदी, है ना दीदी? नहीं नहीं, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। कल से देख रहा हूँ बड़ी शांत है तू। किसी ने कुछ कहा है क्या? ट्यूशन में कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, वो बात ये है कि मेरा 12th खत्म हो गया है, अब मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ। ये सुनते ही नैना का तो सर चकरा जाता है। एक और खर्चा किसे चाहिए था भाई? और इस खर्चे को रोकने के लिए नैना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। प्रोफेशनल कोर्स यानी कम से कम 10 लाख रुपए तो इसे पढ़ाने में चले जाएंगे। मुझे इस बात को यहीं ख़त्म करना होगा। अब बीच में बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, हमारी दीदी ना बड़ी भोली है और ज़माना ख़राब। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई ब्याह कर भी नहीं लेकर जाएगा दीदी को। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई मत कीजिए दीदी, पर बाहर जाना किसी और शहर में मुझे तो समझ में नहीं आता। पर शहर से दूर जाने की बात तो मैंने की भी नहीं भाभी। यहाँ हमारे शहर में मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए तो मैं वो कर लूँ, पर मिले तब ना। वही तो दीदी, आप समझी नहीं। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है दीदी कि हंसी खेल में निकल जाए। आप प्रोफेशनल डिग्री लेंगी तो कम से कम 12 घंटे तो आपको क्लास करनी ही पड़ेंगी, ऊपर से ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस। पैसे जो जाएंगे सो लगेंगे, मेहनत जाएगी सो अलग। पर उसके बाद क्या? जब तक आपके प्लेसमेंट का टाइम आएगा आपकी शादी की उम्र हो जाएगी। फिर तो लड़की वालों पर डिपेंड करेगा ना, आपको जॉब करने देना या ना देना। ऐसे बिना शादी की बात तो डिग्री धरी की धरी रह जाती है। हमें ही देख लीजिए ना कुछ काम आ रही है क्या डिग्रियाँ? काम तो रसोई आ रही है ना? स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है दीदी। और इतने सब के बाद अगर लड़के वालों ने आपको नौकरी नहीं करने दी, उस वक्त आप खुद को कैसे संभालेंगी? टूट जाएंगी आप। जो चीज़ आगे जाकर रहने ही नहीं वाली, उसे इतना दिल से लगाकर क्या फ़ायदा? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है कालिंदी, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में दिमाग लगाने की। हमें कौन सा तुझसे नौकरी करवानी है? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो सिंपल ग्रेजुएशन कर ले जैसे तेरे भाइयों ने किया है। काम तो ये भी कर ही रहे। अगर तेरा पति आगे पढ़ाना चाहेगा तो उस वक्त पढ़ लेना। और कालिंदी के इतने तेज होने के बाद भी उसे कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेने दी जाती और उसे सिंपल ग्रेजुएशन करना पड़ता है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और कालिंदी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। अपने हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री लिए भागती हुई कालिंदी अपने घर आती है। पापा, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ, जबकि हमारे कॉलेज में तो क्लासेस भी नहीं होती थी। सोचिए कितनी तेज है आपकी बेटी। जा बेटा, ये न्यूज़ अपनी माँ और भाभीियों को भी दे दे। उछलती कूदती कालिंदी इस न्यूज़ को सभी को बताती है। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए, और पार्टी आपको ही देनी होगी दीदी। तो फिर आज रात का डिनर मेरी तरफ से। ऐसे नहीं दीदी, आज तो मैं आपके हाथ का ही बना कुछ खाऊंगी। नहीं बाबा, मुझे घर का नहीं खाना, मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। तो ऐसा कर लेते हैं कालिंदी, तू रात का डिनर बाहर से मंगवा लेना और कोई एक डिश खुद बना लेना। इससे तेरी दोनों भाभियां भी खुश हो जाएंगी। सभी रात के खाने का मजा ले रहे थे कि तभी नैना कहती है, इस बात की मुझे तो बहुत खुशी है दीदी कि आप फर्स्ट आई है, पर खाने में आप ना लास्ट आई है। जरा इस ब्रेड चाप को खाकर देखिए। मम्मी जी देखिए ना, उल्टी ना हो गई ना तो मेरा नाम भी नैना ने। अब तो दीदी का कॉलेज पूरा हो गया है, पूरे 22 साल की हो गई है दीदी। अब भी अगर हम इन्हें खाना बनाना नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? 22 की हो गई कालिंदी, पता ही नहीं चला। अब तो इसके लिए रिश्ते देखने का वक्त आ गया है सुगंधा जी। और अगली सुबह से ही कालिंदी के दिन और रात बदल जाते हैं। सुबह उठते ही नैना और स्नेहा कालिंदी को रसोई का दारमदार संभला देती। आज से ये रसोई आपकी दीदी, अब संभालिए इसे और हमें मुक्त कीजिए। मानना पड़ेगा भाभी आपके प्यार को। कल रात को दीदी के हाथ के बने इतने खराब पकोड़े खाने के बाद भी आप उन्हें खाना बनाने को कह रही हैं। अरे भले ही रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, पर उम्र में तो मेरे से आधी उम्र की है ना। अब जिस तरह अपने बच्चों को पाला जाता है वैसे ही तो दीदी को बड़ा किया है मैंने। तो उन्हें खाना बनाना सिखाने के लिए उनके हाथ का कच्चा पक्का खाना तो खा ही सकती हूँ मैं, हैं? अब सब कुछ कालिंदी पर छोड़कर नैना और स्नेहा बाहर आ जाती है। पहले नाश्ते का काम, फिर दोपहर का खाना, फिर धीरे धीरे हर तीसरा काम कालिंदी पर ही डाल दिया जाता है। बहू, याद से आज मेरी वाइट शर्ट धो देना। एक बड़ी पार्टी आने वाली है दुकान पर, उनका एक बेटा भी है। हो पाया तो काम के बहाने कालिंदी की शादी की बात भी चला दूंगा। ये तो बहुत अच्छे सोचे आपने पापा जी।
वैसे इनके भी कुछ शर्ट धोने थे, साथ ही निकाल देती हूँ सारे कपड़े। और जैसे उन कपड़ों को लेकर स्नेहा बाथरूम में जाती है, नैना कहती है, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तेरा दिमाग ना सच में घुटनों में ही है। खुद दिन भर 7 गांव का काम करेगी, फिर कहेगी हाय करम फूट गए। अरे बाबा, हमने दीदी को ट्रेनिंग क्यों दी है? ताकि वो अच्छी गृहस्थ बहू बन सके। तो ये कपड़े भी उन्हें ही धोने दे दो, इससे उन्हें कपड़े धोना भी तो आ जाएगा ना। खाना बनाने के बाद कपड़े, कपड़े के बाद झाड़ू पोछा, शायद ही ऐसा कोई काम था जो आजकल कालिंदी नहीं कर रही थी। हम दीदी से कुछ ज्यादा ही काम नहीं निकलवा रहे आजकल। उनके भाइयों को जरा भी भनक लगी तो हमारी क्या हालत होगी जानती है ना आप भाभी। अरे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा देवरानी जी, वरना घर में बैठी दीदी के दिमाग में फिर से पढ़ाई लिखाई का भूत चढ़ गया तो। और वैसे भी कुछ दिन की तो बात है, उन्हें इतना परेशान करेंगे कि पहले ही रिश्ते को हाँ बोलकर वो इस घर को राम सलाम करके अपने ससुराल की हो जाए। यहाँ कालिंदी की भाभियाँ उसे परेशान कर रही थी तो वहाँ सुरेश लड़के वालों से उसके रिश्ते की बात चला देता है और अगले संडे कालिंदी को देखने लड़के वाले उनके घर पहुँच जाते हैं। सुबह उठते ही नैना और सुनैना घर को सजाने में लग जाती है। प्रेम जी, मैंने आपसे कहा था ना काले रसगुल्ले लाने, फिर आप ये सफ़ेद रसगुल्ले क्यों लेकर आ गए? तो चाय और मिठाई भी तो लानी है ना मैंने। रसगुल्ले परोसने से मतलब है भैया, क्या सफ़ेद क्या काला, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सगुण नाम की भी कोई चीज़ होती है, याद है जब आप मुझे देखने आए थे तो मैंने आपको काले रसगुल्ले परोसे थे और हमारी शादी फाइनल हो गई थी। उसी तरह बस दीदी की भी शादी फिक्स हो जाए। तुम भी नस दिया। नैना अपनी सबसे महंगी साड़ी निकालकर अपनी ननद को पहनने के लिए देती है। कालिंदी तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर लड़के वाले आ जाते हैं और पूरा परिवार उनकी खातिर में लग जाता है। मान गए आपकी खातिरदारी को सुरेश जी, पर हम यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं आए, हम तो निखिल के लिए उसके लायक लड़की देखने आए हैं। और हमारी कालिंदी आपकी सोच के अनुसार ही है। जब जाकर कालिंदी को लेकर आ। नैना और स्नेहा साड़ी पहनाकर कालिंदी के हाथों में चाय की ट्रे पकड़ाकर उसे लड़के वालों के सामने भेजती है। कांपती हुई कालिंदी लड़के वाले के सामने भूत बनकर खड़ी हो जाती है। खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है कालिंदी, आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। काफी देर तक तो कालिंदी बैठती ही नहीं, पर निखिल के बहुत कहने पर वो कहीं जाकर बैठती है। अब बताओ, तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? अब तक क्या किया है? कितने शहर घूमी हो? डरते डरते कालिंदी धीरे धीरे हिम्मत करके कहती है, मैं तो शहर से कभी बाहर गई नहीं। वो हमारे घर में ये सब पसंद नहीं करते ना, आप तो जानते हैं ज़माना कितना ख़राब है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और आगे आप लोग जितना पढ़ाओगे पढ़ूंगी, नहीं तो घर का सारा काम आता है मुझे। ये कैसी लड़की को पसंद किया है पापा आपने मेरे लिए? और अंकल जी बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपने अपनी बेटी को कितना कमज़ोर बनाया है। 10 बार पूछने के बाद तो कहीं कालिंदी कुछ कहती है। अरे मुझे कोई गाय नहीं चाहिए जिसे मैं खूंटे से बांध सकूं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और इस रिश्ते को मना करके निखिल वहां से चला जाता है। अब शादी करने को ही कालिंदी ने अपना सब कुछ समझ लिया था। निखिल के मना करने के बाद कालिंदी फूट फूट कर रोती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कैसे मुंह पर मना करके चला गया वो लड़का। रोएगी तो सही ना मेरी बेटी। करण और प्रेम, तुम दोनों कैसे भी करके जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। बिना देरी किए करण और प्रेम फिर से एक रिश्ता अपनी बहन के लिए लेकर आते हैं, पर इस बार भी वैसा ही कुछ होता है। सिर्फ ग्रेजुएशन किया है आपने और कोई डिग्री नहीं है आपके पास? आजकल ग्रेजुएशन करना तो बहुत ही बेसिक सा हो गया है, जिससे कुछ करना नहीं होता वही ग्रेजुएशन करते हैं। अच्छा, जॉब किया है आपने कभी? नहीं। अरे आप इतना घबरा क्यों रही है? आपने पहले कभी लड़के से बात नहीं की है क्या? नहीं, वो मैं बचपन से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, उसके बाद गर्ल्स कॉलेज में, इसलिए। फिर तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप मेरे परिवार में एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे घर पर मेरे मेल फीमेल फ्रेंड्स आते रहते हैं। ऊपर से मेरे ऑफिस पार्टी में अगर मैं आपको लेकर गया तो आप तो चुप ही बैठी रहेंगी। मुझे माफ़ कीजिए आंटी जी, मैं आगे बात बढ़ाकर कालिंदी जी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। और अनिल भी इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एक के बाद एक लड़के कालिंदी में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे रिजेक्ट कर देते, जिससे अब कालिंदी का मनोबल टूट गया था। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे लगता है कि हमें कालिंदी को घर से बाहर निकालना चाहिए। वो थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो शायद उसे अच्छा लगे। ठीक कह रहा है बेटा, मैं उसे शॉपिंग के लिए भेज देती हूँ।
और मैं सोच रही हूँ कालिंदी का कमरा भी रिनोवेट करवा देती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी, हमारी बहन खुश रहनी चाहिए बस। अपनी तिजोरी से नोटों की गड्डी निकाल कर सुगंधा लाती है और सभी के सामने कालिंदी को देते हुए कहती है, बहुत हो गया रोना धोना, अपनी सहेलियों को फोन कर और जाकर घूम फिर। वो लड़के ही बदनसीब है जिनकी किस्मत में तू नहीं है। फिर तो दुनिया के सारे ही लड़के बदनसीब निकलने वाले हैं मम्मी। बचपन से ही आप सभी ने कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर मुझे आगे बढ़ने से रोका और मैं भी मानती चली गई। पर अब क्या हुआ, कोई ऊंच नीच ना हो जाए उस डर से बचपन से ही मुझे लड़कियों के स्कूल में भेजा गया। आज मैं किसी लड़के से बात करने लायक नहीं बची मम्मी। लड़के वाले मुझे देखकर मना कर देते हैं। भाभी आपने तो कहा था ना प्लेसमेंट का वक्त आते आते मेरी शादी की उम्र हो जाएगी। फिर पता नहीं लड़के वाले मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं। पर यहाँ तो मेरी शादी नहीं हो रही तो काहे की नौकरी। मेरा सब खत्म हो गया मम्मी, मेरा सब खत्म हो गया। ये कहकर कालिंदी फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेम उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर घुमाने लेकर जाता है ताकि उसका मन बहल सके। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी हंसती खेलती बेटी को। करण, तो कल की 2 टिकट जोधपुर की करवा दे। मैं पंडित जी के पास जाऊंगी और कालिंदी को झाड़ा लगवा दूंगी। और नैना और स्नेहा, इस बात का ध्यान रखना कि तुम दोनों के मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे कालिंदी के मन को ठेस पहुंचे। इस घर में अब लड़के का जिक्र कोई नहीं करेगा। और हाँ, रात के खाने में कालिंदी के मन के छोले भटूरे ही बनाना। जी मम्मी जी। जिस खर्चे को कम करने के लिए नैना और स्नेहा ने ये सारा षड्यंत्र रचा था, वो खर्चा तो बढ़ता ही दिख रहा था। अब दोनों देवरानी जेठानियों को दिन भर कालिंदी के आगे पीछे घूमना पड़ता और उसकी खातिरदारी करनी पड़ती। कभी उसके भाई उसके लिए सोने की चेन लेकर आते तो कभी ब्रांडेड घड़ी, कभी करण उसे घुमाने लेकर जाता तो कभी प्रेम। किस्मत ही खराब है मेरी तो। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं। एक बार मैं इन्हें बाहर चलने को कह दूं तो कहते हैं वक्त नहीं है। अब देख कैसे अपनी बहन को घंटों बाहर घुमाते रहते और उसके बाद भी इस कालिंदी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। आपने देखा नहीं कैसे मम्मी जी ने आज फिर से कालिंदी के हाथों में नोटों की गड्डी रख दी। ऐसे तो पूरी तिजोरी खाली करवा देगी ये लड़की। और इसका रूम जो बड़ा हो रहा है ना, सो अलग। अगर ऐसे करते करते इसकी शादी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा दीदी? हमें तो पूरा जीवन इसकी सेवा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं स्नेहा, दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर कोई ना कोई उपाय सोच। अब दीदी को इस घर से विदा करना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों कोहलू के बैल की तरह काम करते रह जाएंगे और पूरा घर उसकी सेवा। रात के खाने के वक्त नैना कालिंदी के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ये क्या हालत बना ली है दीदी आपने। कहाँ हमारी दीदी पढ़ाई में इतनी तेज थी, हंसती थी, खेलती थी, और आज गलती हमसे ही हो गई दीदी। जो दुनिया के डर से हमने हमारी तितली को उड़ने ही नहीं दिया। हमें माफ़ कर दीजिए दीदी, पर अभी भी देर नहीं हुई। आप ना MBA की तैयारी शुरू कर दीजिए। यही तो आपका सपना था ना। MBA? मैं हाँ दीदी, कितने सारे शहरों में MBA एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर ही आप एंट्रेंस तो क्लियर कर लेंगी, मुझे विश्वास है। और फिर काउंसलिंग में जो कॉलेज मिले वहाँ चली जाइएगा। और आपको इसके लिए किसी पर निर्भर भी नहीं होना चाहिए। आखिरकार उन लड़कों ने आपको इसीलिए मना किया था ना, क्योंकि आप हम पर डिपेंडेंट है। अरे डर को खत्म कर दीजिए दीदी। एजुकेशन लोन उठाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। लोन लीजिए दीदी और चली जाइए, और वहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको, मुझे विश्वास है। आप ही की प्रोफेशन कराएगा ना तो आपका देखा सुना भी रहेगा। शायद यही भगवान की मर्जी है। मुझे ये बात ठीक लग रही है। आपको क्या लगता है भैया? हाँ, बात में दम तो है। आप क्या कहते हैं जी? हाँ, भेज ही सकता है बिटिया को बाहर। कुछ महीनों में जाकर सब मिलते रहेंगे। तेरा क्या मन है, कालिंदी आगे पढ़ेगी? हाँ पापा, मैंने तो कब से अपना मन मार कर रखा था। और ये कहकर कालिंदी फूट फूट कर रोने लगती है। कहते हैं ना, जिसकी किस्मत खुद भगवान ने लिखी हो उसे चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता। कालिंदी की जिस भाभियों ने उसकी किस्मत के आगे ताला लगाया था, आज वो खुद ही उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज रही थी। और बिना देरी किए कालिंदी के दोनों भाई उसका एडमिशन बाहर करवा देते हैं। और साल भर के अंदर अंदर एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद कालिंदी MBA करने बाहर चली जाती है।